हेलो दोस्तों। आज हम लोग अरिहंत का इतिहास का प्राचीन भारत स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहले क्या होता है कि हर एक एग्ज़ाम में, ये नहीं कि सिर्फ एसएससी बीपीएससी, ये नहीं, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल हाई और लो और मॉडरेट सब होता है। हाई तकरीबन 20 से 25% ही सिर्फ हार्ड रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। बाकी क्वेश्चन 60 से 70%, या फिर जैसे 100 क्वेश्चन है तो 60 से 65 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे 60% पे, इजी और मॉडरेट। और इजी मॉडरेट के लिए हमें लगता है अभी तक अरिहंत से बेस्ट बुक कोई है नहीं, क्योंकि हम घटना चक्र का भी देख लिए, पढ़ लिए हैं, लुसेंट का भी, क्रॉन का भी, बहुत सारे बुक ऐसे देखे हैं जो कि मार्केट में जो अवेलेबल है। तो उसमें से हमें बेस्ट लगा अरिहंत का, क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है कि जितने भी इजी क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं हर एक बुक में, मतलब हर एक प्रकाशन के बुक में, लेकिन जो मॉडरेट रहते हैं, इजी टू मॉडरेट, थोड़ा टफ रहता है। तो इसमें बहुत अच्छे फैक्ट है। हमें लगता है कि जितने भी फैक्ट उठाते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, वो सारे इसी से उठाते हैं। इसलिए हमने आपके सामने अरिहंत प्रकाशन का ये प्राचीन भारत का इतिहास रखा। ये मैक बुक है इतिहास का। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि ये सबसे पुराना सभ्यता है। आइए पहले हम लोग देखते हैं इस लाइन को पहले पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका उदय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंधु घाटी नदी घाटी की अनेक स्थल इस सभ्यता के केंद्रीय स्थल बने हैं। इसका विस्तार पश्चिम से दक्षिण की ओर पूर्व की ओर हुआ है। अपने विस्तार क्षेत्र के आधार पर यह संसार का सबसे विशाल और प्राचीनतम सभ्यता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने विस्तार के क्षेत्र के अनुसार ये क्या है, सबसे प्राचीनतम और विशाल भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। पहले देखते हैं भौगोलिक विस्तार एवं कालक्रम। प्राचीन सभ्यताओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से कांस्ययुगीन आद्य ऐतिहासिक कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक था। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नागरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। प्रथम नागरीय क्रांति कौन दर्शाती है, तो हमारे सिंधु सभ्यता। नोट बी पॉइंट, यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद, यानी कि जम्मू कश्मीर के कौन सा, यह सभ्यता जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद बोले तो ये हमारे हो जाएंगे गुजरात या महाराष्ट्र, आगे पढ़ेंगे मिलेगा ही। ये हो जाएगा उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट पर स्थित सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। ये सब हो गया सिंधु सभ्यता का चौहद्दी। इतना हो गया सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं सूचना क्षेत्र। समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही बड़ा है। मिस्र और मेसोपोटामिया भी बोले थे ना कि सबसे विशाल और प्राचीनतम है, वही है।
रेडियो कार्बन यानी C14 पद्धति के आधार पर इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित की गई। ये बीपीएससी में 67वीं या 68वीं में पूछा गया था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। अगर बात रही जानकारी की बात तो किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देश में यह स्थल का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई। किसकी हुई? ना सिंधु की हुई, बहुत सारे, ना सिंधु ना लोथल, बहुत सारे ऐसे जगह है, लेकिन सबसे पहले किसकी? हड़प्पा की खोज होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल है। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। कंकालों के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता के 4 प्रजातियां निवास करती थी। 4 प्रजातियां। पहला कौन? भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये चारों कौन थे? सिंधु सभ्यता में यहाँ के निवासी थे। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो भूमध्य सागरीय लोग थे। आगे देखते हैं हम लोग नगर योजना। नगर योजना देखते हैं हम लोग। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम विशेषता उनकी नगर योजना एवं जल प्रणाली है। विशेषता क्या है इनकी? नगर योजना और जल प्रणाली, ये दोनों विशेषता है। ये नहीं कि सिर्फ नगर परियोजना है तो नगर परियोजना ही देंगे, जल प्रणाली भी इसमें है। जल निकास प्रणाली है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त है, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। कितने भागों में? 2 भागों में। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। इसे नगर दुर्ग कहते थे। तो नगर दुर्ग किसे कहते थे? पश्चिमी टीले को। आपसे क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि नगर दुर्ग कहा जाता था पूर्वी टीले, पश्चिमी टीले, उत्तरी टीले या दक्षिणी टीले या मध्य टीले। तो कौन है? हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पश्चिमी टीले आंसर मारना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूर्वी टीले या निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारिक, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा। कौन कौन रहते थे? दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। दुर्ग के अंदर कौन कौन थे? तो प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। अपवाद स्वरूप कालीबंगा का नगर क्षेत्र जो पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीन से युक्त था। अगर ये अपवाद में है कालीबंगा, चूँकि ये पूर्वी टीला था। कौन थे? पूर्वी टीला। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ पश्चिमी टीला ही रक्षा से रहते थे। लेकिन एक अपवाद है कौन? कालीबंगा, जो कि हमारे पूर्वी टीला का हिस्सा है, जहाँ रक्षा प्रणाली भी थी। लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। एकमात्र
नोट द पॉइंट। नहीं था। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा हुआ था। तो कौन सा बटा हुआ था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान है जो 3 इकाइयों में बटा हुआ था। आपको ऑप्शन दे देगा लोथल, कालीबंगा, चनहुद्रो और धौलावीरा। तो धौलावीरा, ऐसे भी इसका स्थान सबसे बड़ा है, इसलिए 3 इकाइयों में बटा हुआ था। तो इस बॉक्स को देखते हैं। धौलावीरा का साइन बोर्ड। धौला, आजकल ये ब्रैकेट वाला जरूरत ना, उससे आजकल क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ये नहीं किसी स्किप कर देना है। धौलावीरा में एक बड़ा उत्तीर्ण लेख संभवतः घिरा हुआ है। साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है, जो हड़प्पाई नगरों के से प्राप्त अब तक लिखावट के सबसे बड़े नमूने लिखावट के सबसे बड़े नमूने कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में। यह लिखावट एक कांट की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भरकर तैयार की गई है, जिसमें 10 संकेताक्षर है। आगे देखते हैं हम लोग। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में ना खुलकर गलियों में खुलते थे। घरों के दरवाजे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क में ना होकर कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। परंतु लोथल इसका अपवाद है, जहाँ दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते। सिर्फ लोथल ही है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क, जो वर्तमान समय में हम लोग का जिस तरह का भी घर बनाए जाते हैं रोड सड़क के किनारे, तो मेन गेट हम लोग को सड़क की तरफ ही रहता। तो मात्र लोथल ही एक ऐसा जगह था उस टाइम में कि जिसके दरवाजे घर के किनारे के दरवाजे हमेशा सड़क की ओर ही रहता था, दरवाजे होते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। अतपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, किंतु सबसे प्रचलित आकार 4:1 का था। ये ईंटों का अनुपात है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। नोट द पॉइंट, किसने कहा है? पिगट ने। ये पिगट पुरातात्विक विभाग से जुड़े हुए थे, जो कि क्या कहें, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, जो हमारे हिंदू धर्म में अभी भी माना जा रहा है। वर्तमान समय में भी भारतीय समाज में प्रचलित स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित है। ये निशान स्वास्तिक का निशान है, ये जो कि हड़प्पा सभ्यता में भी देखी गई है। सिंधु सभ्यता के लोग नीले रंग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। सड़कों के दोनों ओर नलियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहाँ की इनमें से नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिलियों से ढकी रहती थी। नरमोखे यानी मेहोल भी बने होते थे। इस सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे तथा जिप्सम का मिश्रण का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी के गारे और जिप्सम का। किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी के गारे और जिप्सम का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर
भवन मिले हैं जिनमें स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि प्रमुख थे। यानी कि संदेश में बड़े भवन में अगर आते हैं तो कौन कौन आते हैं? स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित के आवास आते हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। सबसे विशाल कौन है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को अगर बोला जाएगा तो स्नानागार, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग विशाल है। अगर बोला जाएगा कि मोहनजोदड़ो कौन सा सबसे विशाल स्थल था तो उसके स्नानागार, और जबकि अगर सिंधु सभ्यता का कहा जाएगा तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी प्रधान विशेषता नगरीकरण है। ये तो सबको पता है, नगरीकरण। और दूसरा क्या बताए थे? जल निकासी प्रणाली। अब देखते हैं किसने क्या बोला है सिंधु सभ्यता के बारे में। डॉक्टर रामशरण शर्मा, ये हमारे बहुत विख्यात इतिहासकार हैं, के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया, अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथों में था। इतिहासकार हंटर के अनुसार, ये डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन, किसने कहा कि हड़प्पा की शासन सभ्यता वणिक वर्गों तथा के हाथों में था? तो रामशरण शर्मा। और यहाँ हंटर क्या कहते हैं? यह कि शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रतिनिधित्व का शासन था। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाई। ये सारे कथन हैं इतिहासकार, पुरातात्विक विभाग के जो जानकार थे उनके अनुसार कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे पॉइंट किसने क्या कहा है? हंटर ने क्या कहा है, रामशरण शर्मा ने क्या कहा, पिगट ने क्या कहा है, मैके ने क्या कहा है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सामाजिक स्थितियाँ। समाज की कई इकाई परंपरागत तौर पे पारिवारिक थी, यानी परिवार जैसे अभी हम लोग जस्ट लाइक सेम हम लोग की तरह माता देवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है। यह सैंधव सभ्यता संभवतः मातृप्रधान था, मातृसत्तात्मक था, यानी यहाँ स्त्रियों का, जिसे अभी वर्तमान समय में हमारे भारत जो अभी पुरुष प्रधान देश है, जस्ट इसका उल्टा उस समय मातृ प्रधान था। सैंधव समाज संभवतः अनेक वर्गों में था, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक में विभाजित थे। ये इनका वर्ग थे। जैसे अभी हम लोग SC, ST, OBC, जनरल होता है ना, तो उसी प्रकार उस समय भी था। व्यापारिक वर्ग सबसे प्रभावशाली था, तो अभी भी है वर्तमान समय में। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। मतलब दास प्रथा भी थी उस समय, मतलब दासों को खरीदना बेचना, जो कि मध्यकाल में इसकी अधिक रूप में विस्तारित रूप में देखने को मिला है। तो हम लोग उसे मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे। इस सभ्यता के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी और माणिक्य के बनाए जाते थे। सोना, चांदी और माणिक्य, यहाँ भी लोहा का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही तांबा। गरीब लोग संभवतः शंख, सीप और मिट्टी के बुने हुए आभूषण पहनते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। चूड़ियाँ बनाने के लिए हाथी के दांत और शंख का उपयोग किया जाता था। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाओं दोनों करते थे। उस समय आभूषण दोनों ही पहनते थे। 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का प्रमाण मिले हैं।
लोथल में 3 युगल सावधान का तथा कालीबंगा में 1 युगल सावधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा का प्रचलन का अनुमान लगाया है। ये सती प्रथा का चर्चा हो रहा है, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में मतलब सती प्रथा भी थी। तो यहाँ कह रहा है कि कालीबंगा में युगल, कालीबंगल में 1 युगल और तथा लोथल में 3 युगल, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति। संध्याकालीन अर्थव्यवस्था में समृद्ध कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, यानी कृषि भी और व्यापार भी, दोनों। वहाँ की अर्थव्यवस्था इसी दोनों से चलता था, कृषि से भी और व्यापार से भी। 2 फसलों की खेती, हल का प्रयोग, फसलों की विविधता संदर्भ कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज आदि पैदा करते थे। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन अनाजों का साक्ष्य मिला है या उपयोग प्रयोग करते थे, तो ये इसे नोट कर लीजिएगा। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। फावड़ा या फाल, ये सभ्यता मतलब ये औजार है एक तरह का। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, लकड़ी के हलों का। जिस तरह भी हल में लगा हुआ रहता है लोहा का, तो उस समय नहीं था तो लकड़ी का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि लोहा का तो खोज हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत का एवं बनावली से मिट्टी का हल जैसे खिलौना प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत और बनावली से मिट्टी का हल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार, यानी तीनों स्थान पे अन्नागार थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का साक्ष्य श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। नोट द पॉइंट। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फसलों से परिचित थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं पशुपालन। बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। ये सब पाले जाते थे। इतने क्या थे? पालतू थे। लोथल में रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ, मृग मूर्तियाँ तथा सुरकोटता से घोड़े की अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े पालन का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? घोड़े का पालन का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी को पालतू बना लिया गया था। कुब्बड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। सबसे प्रिय कौन थे? तो कुब्बड़ वाले सांड। ऊँट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इतने मतलब उस समय लोग मानव मतलब यूज़ करते थे, प्रयोग में करते थे अपने दिनचर्या के मतलब दैनिक जीवन में, ये सब जानवरों का प्रयोग करते थे। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है सिंधु हड़प्पा सभ्यता का। जल संग्रहण के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा से ही कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हड़प्पा एवं बनावली से जौ के साक्ष्य मिले। जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा एवं बनावली से। लोथल से आटा पीसने वाले पत्थर के चक्की मिले हैं। 2 पाट मिले हैं। तो कहाँ से मिले? लोथल से, चूँकि एक डाक यार्ड भी थे। तो नेक्स्ट देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु सभ्यता के लोग के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े
कोठरों तथा ढेर सारी सीलों यानी मृण मुद्राओं के रूप में लिपि के मानवीकृत मापतौल के अस्तित्व से होती है। देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में था। देशी और विदेशी दोनों व्यापारिक विनिमय प्रणाली आधारित है। विनिमय प्रणाली मतलब कि हम जो गेहूँ दे रहे हैं, हम मेरे पास गेहूँ है, हमें चावल खरीदना है तो हम गेहूँ दे करके बदले में चावल लेगा, नहीं वस्तु, उसमें पैसा नहीं था, तो वस्तु को दे करके ही दूसरे वस्तु को खरीदते थे, उसे क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली। देशी व्यापार के परिवहन के साथ बैलगाड़ी व पशु तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन द्वारा होता था। किधर से, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो था नहीं, ना रेल ना गाड़ी, तो कहाँ से होते थे, सिर्फ नाव, जो कि जल परिवहन से होता था। बंदरगाह या व्यापार तंत्र से जुड़े हुए प्रमुख नगर थे बालाकोट, डाबरकोट, सुतकट, डेंगडोर, सुतकाको, मुंडीगा, मालवान, भगतरा व प्रभास पाटन। ये सारे क्या है, ये सारे प्रमुख नगर थे जो कि बंदरगाह थे। यहाँ पे बंदरगाह विदेशी लोग आते थे और यहीं से मतलब अपने सारा बिजनेस करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा यानी सिंधु से क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। दिलमन संधव एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। दिलमन संधव, ये जो दिलमन स्थान है, संधव एवं मेसोपोटामिया के बीच का मध्य बंदरगाह था। दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप से तथा मनका की पहचान ओमान से की गई है। जितने ब्लैक से है उसे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं संधव सभ्यता एवं व्यापार। तो कहाँ कहाँ से मतलब क्या क्या व्यापार होती थी वही इसमें दिया हुआ है। सोना अफगानिस्तान, फारस कर्नाटक, चांदी ईरान, अफगानिस्तान मेसोपोटामिया, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, टीन ईरान अफगानिस्तान। आप लोग देख लीजिएगा इसे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट। तो हमें लगता है चांदी, तांबा, टीन, सिरखड़ी और लाजवर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट। उद्योग एवं शिल्प कला। सिंधु सभ्यता की उद्योग एवं शिल्प कला। हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतों से राजगिरी का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिलते हैं, विशाल इमारतों की राजगिरी का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से ईंटों के भट्टों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे तांबे में टीन मिलाकर कांसा बना देते हैं। तांबे में टीन मिलाकर के कांसा बना देते हैं। हड़प्पा में नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने का भी मोम सांचा विधि प्रचलित थी। लोथल से मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले। लोथल से पहले लोग मोम से मतलब ढांचा बना लेते थे और उसमें मूर्तियां बनाते थे। हड़प्पा में सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र का निर्माण था। सूती वस्त्र उस समय था। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने का साक्ष्य भी मिलते हैं। बर्तन निर्माण का अस्तित्व महत्वपूर्ण व्यवसाय था। महत्वपूर्ण व्यवसाय में बर्तन निर्माण भी आता है। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई। चांदी कहाँ पाई गई है, सिंधु सभ्यता में। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत काष्ठ कला, मृण मूर्तियाँ, मनका निर्माण तथा मुहर निर्माण की कला प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता के लोग कलाकृतियों के निर्माण के लिए धातु एवं पत्थर का प्रयोग करते थे। थोड़ा सा लाइट बढ़ाते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग कलाकृतियों के निर्माण के लिए धातु एवं पत्थर का उपयोग कम करते थे। सबसे
प्रसिद्ध कलाकृति है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। इम्पोर्टेंट है, कहाँ से? तो सिंधु सभ्यता से नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्तियाँ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की गाड़ियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले शेर की पत्थर की मूर्ति, जिसे संभवतः पुजारी माना जाता है, एक अनुमानित। स्वातिश का चिन्ह। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत पर मानव चित्र। मिट्टी के बर्तन में एक रूपता है। ये बर्तन सादे हैं और उन पर लाल मिट्टी के साथ साथ काले रंग का चित्रकारी मिलती है। तो लाल और काले दोनों रंग के, सिर्फ नीला नहीं देखा गया है। हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं नीले रंग से अपरिचित थे, मतलब ज्ञान नहीं था उनका। बर्तनों पर मुद्रा की निकाशी भी है, जिससे ज्ञात होता है कि उन बर्तनों का व्यापार भी होता था। हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। बर्तनों में वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। आगे देखते हैं मापतौल की इकाई। अब क्या है? मापतौल की इकाई। तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में होती थी, जैसे 16, 64, 160, 120, 320, 360 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही। बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार होते थे, जिसे हम लोग तौलते थे उस समय में। बटखारा जिसको कहते हैं, 1 किलो 2 किलो वाले जो लोहा के फिलहाल देखे जाते हैं वर्तमान समय में, तो उस समय कैसा था उनके आकार? घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार एवं ढोलाकार थे। संदैव लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है। अब आगे देखते हैं मुहरे। सिंधु सभ्यता की मुहरे। मुहरे हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश मुहरे, लगभग 500, मोहनजोदड़ो से मिले। अधिकतम कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं सिक्के। आमतौर पर मुहरे चौकाकार होती थी। चौकोर मुहरों पर लेख का पशु आकृति दोनों होती है, जबकि बेलनाकार मुहरों पर ज़्यादा लेख होते हैं। ज़्यादा लेख में होते हैं बेलनाकार मुहरे पे। बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मुहरे भी मिले हैं। अधिकांश मुहरे सलखड़ी से बने होते हैं। किससे बने होते थे? ये तो फेमस क्वेश्चन है। परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी एवं चट की बनी हुए मुहरे सर्वाधिक चित्र एक सिंग वाले सांड या विषण का होते थे। जो सबसे अधिक किसके होते थे? एक सिंग वाले सांड का मुहरों पे। आगे देखते हैं इनकी लिपियां। इनकी लिपियां देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपियां। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर है। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 ईस्वी में मिला था और वर्ष 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाशन में आ गई, किंतु यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अभी तक अज्ञात ही है कि उसमें क्या लिखा हुआ था। लिपि भाव चित्रांकन है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। कैसे होते थे? क्योंकि सिंधु से हम लोग इस तरह भी हम लोग ABCD क जो पढ़ते उस समय नहीं था। उस समय का लेख चित्रांकन होते थे। चित्र के जरिए ही समझाया जाता था कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। लिपि भाव चित्रांकन होते थे तथा प्रत्येक अक्षर में ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह पद्धति बोस्ट्रोफेदोन कहा जाता है। क्या तब देखते हैं? या दाईं ओर से बाईं ओर तथा
बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेदॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिपि का सबसे ज़्यादा चिन्ह यू आकार का तथा सबसे बड़ा प्रचलित चिन्ह मछली का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। आपको इसमें अनेक मतलब जितने भी पुस्तक देखे पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे, उससे अलग अलग तरीका से इसमें मिलेगा। आइए देखते हैं। धार्मिक स्थिति। सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों को रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे। इनको मानव, पशु और वृक्ष तीनों को पूजा करते थे, जैसे फिलहाल हिंदू धर्म में वर्तमान समय में किया जाता है। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौलिक तथा व्यवहारिक अधिक था। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। बड़ी संख्या में तावीज़ों की प्राप्ति से उनके अंधविश्वासों का पता चलता है। आजकल तो ऑक्सफोर्ड ने मतलब यूनिवर्सिटी ने भी इसे प्रमाणित दे दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है कि जादू मंत्र इसका अलग कोर्स का प्रावधान किए गए हैं विदेश में, यूनिवर्सिटी में, जो कि फेमस यूनिवर्सिटी है। एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति और परलोक जैसी अवधारणा इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंग थे। वे अज्ञ से परिचित थे तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालीबंगा से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हैं अग्नि वेदिका के साक्ष्य? तो कालीबंगा से। इस सभ्यता में कहीं से किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिले। इसमें मंदिर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मतलब पूजा मानव और जानवर और वृक्षों, ये तीनों को पूजा करते थे, लेकिन किसी विशेष स्थान नहीं थे, किसी मंदिर। जैसे अभी वर्तमान समय में हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो उस समय ये नहीं था। मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, लिंग या योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा आदि का प्रचलन था। स्वतिष्ठ एवं चक्र के साक्ष्य सूर्य पूजा के प्रतीक थे। किनके थे? तो सूर्य पूजा के। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया। हड़प्पा से, यहाँ से नोट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूर्ति से निकलता हुआ, गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, तो कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसे सिर पर 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर गैंडा, इंपॉर्टेंट, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। तो अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया गया था, बीपीएससी में पूछा भी गया है कि जो 3 सींग वाले जो मिले थे, तो उनमें कौन कौन से जानवर थे? तो कौन कौन थे? गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ, ये चारों थे। आसन के नीचे 2 हिरन, ये 2 हिरन बैठे हुए थे। इन्हें पशुपति शिव का रूप माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने जानवर है इसको एक जगह लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं था, तो आप फंस जाइएगा, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ये शायद 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। हम बोले ना, जितने भी मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन। अब इसके पतन का कारण देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी थे, जिनमें से विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मान्य हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट बता देते हैं। ये बाह्य आक्रमण, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा, ये तीनों याद होना ही चाहिए। गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने बताए थे बाह्य आक्रमण के कारण। जॉन मार्शल मैके एवं एस.आर. राव ने बताया कि बाढ़ के कारण। और ओरल और घोष ने बताए जलवायु परिवर्तन के कारण। और के.यू.आर. कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा बताए हैं। सिंधु सभ्यता की देन।
आइए देखते हैं इसे। सिंधु सभ्यता की प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल से भी निरंतर रही है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण: दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन तथा नलियों का व्यवस्थित, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा। उसके बाद धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या अग्नि मुहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापारिक आदि। ये वहाँ ये सारी चीज़ प्रचलित थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे एक जगह लाइन बाय लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमारा सिंधु सभ्यता का क्लास आज यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के बाद। आज यहीं तक है, इसमें यहीं तक दिया हुआ है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल इसका सीरीज चल रहा है, इसे हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा करेंगे। कैसा लगा आपको यह वीडियो देख करके? आप लोग नोटिस भी किए होंगे कि इसमें कितने सारे पॉइंट्स फैक्ट है जो कि मतलब अनेक पुस्तकों किताबों में नहीं देखने को मिलती है। हमने इसमें बहुत नोटिस किया, तभी जा कर के हमने बहुत सारे बुकों को पढ़ा, उसके बाद देखे कि किसमें कितने सारे फैक्ट दिए हुए हैं। क्योंकि आजकल फैक्ट का बहुत पीटी फैक्ट ये है ही है। तो इसमें फैक्ट जितने इजी टू मॉडरेट सारे इसमें हैं। इजी टू मॉडरेट आपको इस पुस्तक से अगर आप पढ़ लिए टॉपिक वाइज, तो इस पुस्तक से 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि 60 से 70% आपको जीके कहीं नहीं गया, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। हार्ड के चक्कर में छोड़िए, हार्ड के चक्कर में आप लोग इजी भी और मॉडरेट दोनों में आप लोग लॉस कर देते हैं। क्योंकि अदर स्टूडेंट ये इजी और मॉडरेट बना लेते हैं, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो हम लोग फोकस करेंगे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में। बाकी हार्ड तो सबके लिए हार्ड है ही है, पहले जो है उस दौड़ में तो इक्वल लाना है ना, बस। इसलिए आज हमारा क्लास यहीं ऑफ होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।